हेलो एवरीवन, ये टेस्ट पेपर 33 है विजन आईएएस का और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 9। 25 मई को एग्ज़ाम है यूपीएससी का, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है और ये फुल लेंथ है। इसमें करंट अफेयर्स भी और सारे सब्जेक्ट भी है। पहला है सवाल इसमें, भारत ने हाल ही में अपनी राजधानी के निकटवर्ती द्वीपों जैसे विलंगली और गुलही फालू और थिलाफुसी से जोड़ने वाली एक कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक नई क्रेडिट लाइन की घोषणा की है। यह अवसंरचना संबंधी परियोजना है। ओथ्रू थिलाफालू एटोल इस देश का एक प्रमुख एटोल है। यह देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का भी सदस्य है, जिसके तहत हिंद महासागर में शांतिपूर्ण सहयोग की परिकल्पना की गई है। इसमें किस देश का वर्णन किया गया है, इसके बारे में यहाँ पर देखना है। इसमें जो बताया हुआ है ये मालदीव के बारे में बताया हुआ है, तो इसका आंसर ए करेक्ट है। अब यहाँ पर जो CSE जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है, इसका देखें। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। इसमें मॉरिशस भी शामिल है और श्रीलंका भी। तो फिजी नहीं था, तो फिजी तो ऐसे ही कट गया था। और यहाँ पर जो बोला है एटोल इस देश का प्रमुख एटोल है, तो उससे भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये मालदीव की बात की गई है। इसमें यहाँ पर और निकटवर्ती द्वीप, इससे भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से द्वीपों को बात की गई है जोड़ने की। तो विलंगिली और गुलही फालू और थिलाफुसी, इनको जोड़ने की बात की गई है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली चलो आंदोलन किससे संबंधित है? ये है जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उससे ये रिलेटेड है, दिल्ली चलो। और यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त, ये पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही थे। यहाँ पर जो सबसे पहले इससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आचार्य विनोबा भावे थे। और सत्याग्रह, इनके जो उद्देश्य थे, ये दर्शाना था कि जो धैर्य और उनके जो राष्ट्रवादियों का धैर्य और उनकी कमजोरी का कारण नहीं था। और सरकार को कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने का एक और अवसर देना था। और यहाँ पर बोला था कि जो डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा भारत को, इसी अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्रस्ताव आयोजित हुआ था, ये वर्धा में आयोजित हुआ था। तो इसमें जो आंसर है इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 3, विस्तारित निधि सुविधा और स्टैंड बाय व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऋण प्रदान करने के प्रावधानों से संबंधित है? ये है IMF के। और जो इसका उद्देश्य है यहाँ पर EFF का, यहाँ पर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, विस्तारित निधि सुविधा, इसका उद्देश्य उन देशों की मदद करना होता है जो मध्यम और दीर्घकालिक भुगतान संतुलन की जो समस्या होती है, जो BOP है, उसकी समस्या से जो भी मध्यम और दीर्घकालिक देश होते हैं उसका सामना कर रहे होते हैं, उसके लिए ये तो IMF से ये रिलेटेड है। और जो स्टैंड बाय व्यवस्था है, ये IMF की जो वर्क हॉर्स सुविधा भी इसको कहा जाता है, और सर्वाधिक मांग की जाने वाली ऋण सुविधा है ये। इसका आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 4, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में यहाँ पर देखना है और इसमें कितने कथन सही हैं वो बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें, यह उद्यान भारत में सर्वाधिक संख्या में लवणीय, जो सर्वाधिक संख्या में लवणीय जल के जो मगरमच्छ है वो यहीं पर ही पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन तो इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है, यह न्यूनतम जलीय जैव विविधता, यहाँ पर बोला हुआ है न्यूनतम जलीय जैव विविधता वाला शुष्क पर्णपाती पारिस्थितिकी तंत्र है। दूसरा यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव वन और आर्द्र भूमि जो पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन बड़े पैमाने पर यहाँ पर पाए जाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है, इस उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, केवल एक ही ऑप्शन ठीक है, ए आंसर। नेक्स्ट है 5 है यहाँ पर प्रवाल भित्तियों के बारे में देखना है। और ये गहरे समुद्र और जो उष्णकटिबंधीय होता है, दोनों प्रकार के तंत्रों में पाई जाती है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों में पाई जा सकती है। जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं 200 से 2000 मीटर की गहराई तक ये पाए जाते हैं, और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ पर नहीं पाई जाती हैं ये। ग्रेट निकोबार और सुंदरबन
भारत के कुछ प्रमुख प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। जो ग्रेट निकोबार है यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, और जो ये सुंदरबन है इसमें भी नहीं पाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर है ये दूसरा तो गलत है। तीसरा है प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः कोरिलाइन शैवाल द्वारा स्रावित कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। ये कैल्शियम फास्फेट से बनी नहीं होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, CaCO3 से बनी होती है, ना कि कैल्शियम फास्फेट से बनी होंगी। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर प्रवाल भित्तियों को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित होने के लिए कोष्ण, जो उष्ण होता है, उथला और साफ जल की आवश्यकता होती है। पहला और चौथा इसमें ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। इसमें यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किन नदियों ने उपजाऊ अर्धचंद्र क्षेत्र, जो उपजाऊ अर्धचंद्र क्षेत्र के भीतर मेसोपोटामिया क्षेत्र की उर्वरता बढ़ाने में मुख्य रूप से योगदान दिया था? किसने दिया था यहाँ पर? ये है दजला और फरात जो नदियाँ हैं इन्होंने दिया था, और ये आर्मेनियाई उच्च भूमि से होता है इन नदियों का उद्गम। और दजला और फरात इसको टिग्रिस और यूफ्रेटस, इन नदियों को इस नाम से भी जाना जाता है। नदियों के बीच की भूमि जो मेसोपोटामिया, यहाँ पर ये जो अर्धचंद्र क्षेत्र के बारे में, तो इसका आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 7। निम्नलिखित में से कितनी वृक्ष प्रजातियां प्रकृति में अपने परागण के लिए अनन्य रूप से, अनन्य का मतलब है एकमात्र, अनन्य एकमात्र रूप से चमगादड़ों पर निर्भर हैं? इसमें बताना है, इसमें ओनली डिलेनिया बिलफोरा है, तो ए की आंसर इसका करेक्ट है, ए आंसर इसमें सही है। और यहाँ पर बाकी के इससे चमगादड़ से एकमात्र के लिए पूछा हुआ है, तो इससे नहीं है और से भी हो जाता है, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, और यहाँ पर इसमें बाओबाब के बारे में बोला हुआ है। इसमें नेक्स्ट है 8 ब्लू मून। जो ब्लू मून है ये क्या होता है? जब एक कैलेंडर माह में घटित होने वाली जो दूसरी पूर्णिमा होती है उससे होता है। यहाँ पर अमावस्या का भी बोला हुआ है और यहाँ पर पूर्णिमा का, तो यहाँ पर अमावस्या नहीं होता, पूर्णिमा ही होती है। जब एक कैलेंडर माह में जब दूसरी जो पूर्णिमा होगी उसको बोला जाता है ब्लू मून, तो इसका आंसर यहाँ पर डी करेक्ट है। और ये यहाँ पर जो अधिकांश महीने जो चंद्रमास की अवधि 29.5 दिन से लंबे होते हैं उसमें 2 पूर्णिमा घटित होने के संभव होती है, और यहाँ पर जो दूसरी पूर्णिमा होगी उसी को ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 9 में है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ पर उत्तर से यहाँ पर 4 है, तो इस तरीके से 4 हो गया। और यहाँ पर कौन कौन सा है? पहले नंबर पे यहाँ पर देखा जाए तो दाची गांव, यहाँ पर दाची गांव ही है। अब इसमें अक्षांश से देखा जाए तो 34.1 उत्तरी अक्षांश पर, तो दाची गांव, इसको उससे भी देखा जा सकता है कि मैप में कहाँ पर पड़ता है। फिर उसके बाद है यहाँ पर कंचनजंगा नीचे पड़ता है, गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है ऊपर पड़ जाता है, तो तीसरा होगा, एक के बाद तीसरा, फिर उसके बाद है कंचनजंगा दूसरा, और फिर उसके बाद 4। तो यहाँ पर 1 3 2 4, ये 1 3 2 4 डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 10। इसमें देखना है कौन सा ब्रह्मांड के वर्तमान त्वरित विस्तार के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसमें जो ब्रह्मांड है उसका जो त्वरित विस्तार हो रहा है उसके लिए कौन सा यहाँ पर उत्तरदायी है? तो इसमें यहाँ पर ये है डार्क एनर्जी। जो डार्क एनर्जी है, अज्ञात जो बल है उसको यहाँ पर डार्क एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ पर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ये दोनों समान नहीं होते हैं, और दोनों में समानता यही है कि दोनों अदृश्य हैं, बस ये समान नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दोनों हैं, ये दोनों समान नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो समानता है ये दोनों ही अदृश्य हैं। लेकिन जो ब्रह्मांड के वर्तमान त्वरित विस्तार होने के लिए उत्तरदायी है वो है डार्क एनर्जी। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट भी है, इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 11। क्वेश्चन नंबर 11, IUCN ने लोबान जो फ्रैंकिनसेंस उत्पन्न करने वाले वृक्षों बोसवेलिया प्रजाति के बारे में चिंता व्यक्त की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर IUCN ने लोबान के बारे में देखना है। इसमें लोबान जो होता है, रेजिन का उपयोग अगरबत्ती, इत्र और औषधि के रूप में किया जाता है। यहाँ पर लोबान के बारे में ये, तो इसमें तीसरा ऑप्शन तो करेक्ट है। इसमें यहाँ पर
पहला ऑप्शन है लोबान के वृक्ष अफ्रीकी महाद्वीपीय क्षेत्र के स्थानिक हैं क्या? ये यहाँ पर अफ्रीका के स्थानिक नहीं हैं। IUCN में इसमें यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है और ये जो पाए जाते हैं उत्तरी अफ्रीका और भारत में पाए जाते हैं। ये ओमान हो गया, अमन हो गया, पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं, ना कि अफ्रीकी महाद्वीपीय क्षेत्र के स्थानिक हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन गलत है। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है लोबान के वृक्ष। जो लोबान के वृक्ष हैं वो वृक्ष सघन उच्च वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वनों में सुविकसित होते हैं। यहाँ पर ये जो वृक्ष होंगे लोबान के शुष्क में भी और जो चट्टानी पर्यावरण होते हैं उनमें पनपते हैं, ना कि सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है और ये मरुस्थलीय दशाओं जो अल्प वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उन पे भी उग सकते हैं। जब इस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर ये यहीं उगते हैं तो वो ऑप्शन मोस्टली रॉन्ग होता है। और यहाँ पर स्थानिक जो प्रजातियों के बारे में भी पूछा जाता है वो भी मोस्टली गलत ही होता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों गलत है। एक ही ऑप्शन इसमें ठीक है, तीसरा। तो इसका जो आंसर है वो है ए। इसमें सही ऑप्शन ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 12। इसमें यहाँ पर पूछा है प्रजाति का नाम और भारत में वितरण और इसमें कितने सुमेलित हैं वो बताना है। अब ये मालाबार सिवेट ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये पश्चिमी घाट की ही प्रजाति है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। हिम तेंदुआ, जो हिम तेंदुआ है ये सुबेद श्रेणी में है, ये जो वल्नरेबल श्रेणी होती है उसमें है, ना कि यहाँ पर संकटग्रस्त में। एंडेंजर्ड में नहीं है ये, लेकिन ये हिमालय में ही पाया जाता है। और ये खतरे, इसके लिए जो खतरे हैं वो है जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण विखंडन और जो अवैध शिकार है उसके लिए यहाँ पर इसको खतरे हैं। लेसर जो फ्लोरिकन है ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ये तो बार बार न्यूज़ में भी रहता है और ये पश्चिमी भारत में ही है। पश्चिमी भारत जैसे कि यहाँ पर ये महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया इसमें। तो पहला और तीसरा दो ऑप्शन इसमें सही है और दूसरा इसमें गलत है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 13। भारत में वरीयता क्रम जो एक आधिकारिक आदेश है जो सरकारी अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों को औपचारिक और राजकीय कार्यों के लिए उनके प्रोटोकॉल स्थिति के आधार पर रैंक करता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जो राजकीय कार्य होते हैं उनको प्रोटोकॉल स्थिति के आधार पर रैंक जो प्रदान करता है वो राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक है। और गृह मंत्रालय का भी यहाँ पर बताया हुआ है। गृह मंत्रालय इसका रखरखाव करता है जो राज्य सरकारों को भेजेगा, ये है यहाँ पर। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 14। इसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो CBI है। अब यहाँ पर CBI इसके बारे में पहले भी सवाल पूछे हुए हैं और CVC के बारे में भी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसका कार्यकाल कितना होता है और ये संवैधानिक बॉडी है या स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसको संसद के द्वारा बनाया गया है या संविधान में ही था ये, इस तरीके से भी, और ये किस अधिनियम के अंतर्गत है और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, इस तरीके से यहाँ से सवाल पूछे गए पहले। तो CBI केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दोहरे पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। CBI में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उस संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है जहां अधिकारी कार्यरत है। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी सही है। इसमें जो राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है जहां कार्यरत होती है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। जो पुनर्नियुक्ति के लिए, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो आतंकवाद से जो रिलेटेड होता है ना, उसमें NIA इसकी स्थापना जो 2008 में हुआ था आतंकी, तभी NIA की स्थापना की गई थी 2008 में। तो आतंकवाद के जो मामले सहित संगठित जो अपराध होते हैं इनकी जांच CBI नहीं करती, जबकि इसमें NIA करती है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, दो ऑप्शन ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। इसमें बी आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर 15 में बोला हुआ है पुलिस किसी संज्ञेय अपराध में संलिप्त अभियुक्त को केवल न्यायालय के वारंट से ही गिरफ्तार कर सकती है। इसमें यहाँ पर
पहला ऑप्शन गलत है। जो पुलिस न्यायालय के वारंट के बिना भी संज्ञेय अपराध में जो शामिल अपराधी होंगे, जो आरोपी होगा, उसको गिरफ्तार कर सकती है। जैसे चोरी हो गया, डकैती, हत्या और बलात्कार जैसे संज्ञेय अपराध होंगे, इसके ये उदाहरण होते हैं। तो इसमें गलत है। केवल न्यायालय के वारंट से ही नहीं कर सकती पुलिस, अपने आप से भी कर सकती है। गैर संज्ञेय अपराधों को उनकी गंभीर प्रकृति के कारण अदालतों से स्पष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अनुमति की आवश्यकता होती है जो गैर संज्ञेय अपराध होते हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता। अब दंड प्रक्रिया संहिता ये भी पूछा जा सकता है कि किस एक कार्यकाल में आई थी, जब ब्रिटिश शासन था हमारे भारत में। तो गैर संज्ञेय जो अपराध होता है, जैसे यहाँ पर अपराधों की एक ऐसी श्रेणी जिसमें पुलिस ना तो एफआईआर दर्ज कर सकती है और ना ही न्यायालय की स्पष्ट अनुमति के या जांच के बिना गिरफ्तार कर सकती है, उसे गैर संज्ञेय। ना तो यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर सकती है और ना ही जो पुलिस होगी, जो गैर संज्ञेय अपराध है इसमें ना तो पुलिस एफआईआर कर सकती है और ना ही न्यायालय के बिना यहाँ पर जांच या गिरफ्तारी कर सकती है, उसी को गैर संज्ञेय अपराध कहा जाता है। और ये जो होते हैं ये मामूली अपराध शामिल होते हैं, जैसे कि एक दूसरे को गोली देना और यहाँ पर बिना चोट के मामूली हाथापाई और धमकी देना, यहाँ पर ये होते हैं। और ऑनलाइन शिकायत भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर इसमें जो शिकायत संबंधी पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी और जो भी जानकारी होगी या बयान होगा वो दर्ज करने के लिए बुलाया जा सकता है। तो इसमें ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, इसमें डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 16, इसमें ज्वालामुखी पर्वत दिए हुए हैं और इधर देश के नाम दिए हुए हैं, इसमें देखना है कौन सा सही है। जो इस पर है यहाँ पर, इस पर ये रूस में ना हो करके ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है। ये यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लेवोटोबी। जो लेवोटोबी है, लेवोटोबी ये इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप में स्थित जुड़वा ज्वालामुखी है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। ये फ्लोरेंस द्वीप में स्थित है, ज्वालामुखी का जुड़वा है ये, तो दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। अरेबस तो पता ही है ये इसका, क्योंकि ये अंटार्कटिका में है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। और कान लाओन, जो कान लाओन है ये भी यहाँ पर गलत है। ये जापान में ना हो करके ये है फिलीपींस के नेग्रास द्वीप पर, और ये सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, ये जापान में नहीं है, तो केवल एक ही आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 17, सासेनी और हिस्पर खुद्रोपिन। यहाँ पर इसमें सासेनी और हिस्पर, इससे पता चल जाएगा कि ये हिमनद के नाम है, लेकिन यहाँ पर हिमनद कहाँ पर है, ये काराकोरम क्षेत्र में ही है, और इससे पहले भी यहाँ पर सवाल पूछा हुआ है। इसमें काराकोरम क्षेत्र में नदी प्रणालियों में योगदान देने वाले इस क्षेत्र में स्थित जो हिमनद है इससे स्थित है। और यहाँ पर जो हिस्पर हिमनद है ये पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है, और ये हिस्पर हिमनद जो है 49 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो खुर्द्रोपिन हिमनद है ये भी पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में ही स्थित है। और सासेनी की बात करें तो इसको घुलकिन ग्लेशियर भी कहा जाता है। ये काराकोरम पर्वतमाला की जो हुंजा घाटी है उसमें स्थित है, और ये 25 किलोमीटर लंबा है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 18, यहाँ पर अति स्फीति, जो हाइपर इन्फ्लेशन, जो मुद्रा स्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे यहाँ पर उसी को ही बोला जाता है अति स्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसमें बताना है प्रभाव ना कि कारण, कि जो अति स्फीति है, हाइपर इन्फ्लेशन है, इसके क्या क्या प्रभाव होंगे इसमें से देखना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर अति स्फीति होगी, हाइपर इन्फ्लेशन होगी जब मुद्रास्फीति 100% मासिक की दर से बढ़ रही है, और किसी व्यक्ति के जीवन की जो बचत का मूल्य केवल 1 महीने में ही आधा हो जाए, तो उसी को यहाँ पर ये बोला जाता है अति स्फीति। और जो अति स्फीति है इससे जो स्थानीय मुद्रा होगी, जैसे कि भारत के बारे में देखें तो जो स्थानीय मुद्रा होगी उसका अधिमूल्यन ना हो करके, बढ़ोतरी नहीं हो करके अवमूल्यन हो जाता है, उसकी वैल्यू जो होगी वो घट जाती है। तो यहाँ पर
इसका तीसरा ऑप्शन जिसमें है वो कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये कट हो गया, ये कट हो गया। तो इसमें जो बचता है बी ऑप्शन ही बचता है। इसमें जमाखोरी, जो भी जमाखोरी हो जाती है वस्तुओं की, तो उससे क्या होगी, यहाँ पर अति स्फीति तो होगी, प्रभाव है ये। और वास्तविक बचत लेन देन, जो बचत होगी वो कम हो जाएगी, और जो केंद्रीय बैंक होगी उसकी विश्वसनीयता भी कम हो जाती है। तो बी आंसर इसका सही है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सोचने के होते हैं कि हाँ बस ये पता है जो अतिस्फीति है क्या है, उसी से ही फिर हो जाता है सवाल, क्योंकि वो कंसेप्चुअल होता है। 19 है वॉरेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में देखना है। उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया है। बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त किया और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी भी बनाया था। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने इजारेदारी, जो इजारेदारी प्रणाली है शुरू की, जिसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार सर्वाधिक बोली लगाने वाले को दिया गया। ये भी यहाँ पर ठीक है। जो पट्टा और इजारेदारी प्रणाली है इन्होंने शुरू किया था, और इसमें नीलामी अधिक बोली लगाने वाले को, जो बंगाल में 5 वर्ष के लिए भूमि पट्टे पर दी जाती थी। तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, और ये वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ही ऐसा हुआ था। उन्होंने कंपनी के दीवानी कार्य के लिए राजस्व बोर्ड की स्थापना की। राजस्व संग्रह के लिए कलेक्टर, जो राजस्व संग्रह के लिए जो कलेक्टरों की नियुक्ति की गई थी वो इनके द्वारा ही की गई थी, और इनका जो कार्यकाल था, ये प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। 1773 से 1785 तक इनका कार्यकाल था। तो इसमें तीनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। उन्होंने हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने और मुस्लिम कानून के पुस्तकों को संकलित करने का भी आदेश दिया था। तो इसमें तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 20 पोल्ज POLG रोग एक अनुवांशिक विकार है। ये अनुवांशिक विकार है, मतलब कि यहाँ पर जो जेनेटिक होता है वही है यहाँ पर। और इसमें यह है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। किस कोशिकांग को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो करता है, ऊर्जा उत्पादन में कमी और कोशिकीय शिथिलता उत्पन्न होती है। तो इसमें यहाँ पर बताना है किसके द्वारा ये होता है। ये होता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। यहाँ पर इसमें ये अनुवांशिक विकारी है ये, और इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पोल्ज ये अनुवांशिक विकार है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के रोग से ही ग्रसित होता है। तो इसमें सी आंसर सही है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है और इनकी खोज किसने की थी, और ये किस किस नदियों के किनारे पर है, ये आए भी हैं, और यहाँ से कौन कौन किस किस चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि विशाल स्नानागार कहाँ से, मोहनजोदड़ो से हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं पहले से। तो इसमें हड़प्पा की बात करें तो RD बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, RD का मतलब है राखाल दास बनर्जी, इनके द्वारा नहीं की गई है। ये 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई, और ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है। पहला ऑप्शन गलत है। मोहनजोदड़ो ये RD बनर्जी के द्वारा की गई थी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में। पहले जो हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी, उसके बाद हुई थी मोहनजोदड़ो की, और फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, 1922 में हुई थी। फिर है यहाँ पर लोथल की हुई थी R राव के द्वारा 1953 में, ना कि JP जोशी के द्वारा हुई थी। JP जोशी के द्वारा जो हुई थी ये सुरकोटदा, जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पर 1964 में हुई थी सुरकोटदा की। यहाँ पर कोई सा भी इसमें सही नहीं है, तो D आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 22, इसमें गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो अगेट और चाक का उत्पादन करता है। ठीक है, भारत का जो गुजरात है राज्य है वो एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें अगेट और चाक का उत्पादन किया जाता है। देश में टीन कंसंट्रेट का उत्पादन करने वाला एकमात्र छत्तीसगढ़ ही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। और जो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में देखें जो टीन कंसंट्रेट है 2018-19 में ये 21,211 किलोग्राम था, जबकि पिछले वर्ष इस जो था इसमें देखा जाए तो 16,758 किलोग्राम था 2018-19 में। सार्वजनिक क्षेत्र और 3 निजी क्षेत्र की जो खदानें हैं उन्होंने इसका उत्पादन शुरू हुआ था, और ये सभी खदानें छत्तीसगढ़ में ही शामिल हैं। तो इसमें दोनों
ऑप्शन ठीक है, दोनों ऑप्शन सी में सी आंसर करेक्ट है। प्रत्यायोजित, नेक्स्ट है प्रत्यायोजित विधान का अर्थ। जो प्रत्यायोजित विधान है उसकी अवधारणा ये संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। इसका आ सकता है कि जो प्रत्यायोजित विधान है संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो उसमें कोई भी नहीं ऑप्शन दिया होगा तो वही गलत होगा, क्योंकि संविधान में कहीं भी ये इसको उल्लेखित नहीं किया गया है। और यहाँ पर लेकिन इसका जो संविधान का आर्टिकल 312 है इसकी व्याख्या करके यहाँ पर 312 में समझा जाता है, व्याख्या करके समझा जाता है, लेकिन बताया नहीं है कि इस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्यायोजित विधान प्रावधानों की यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है, जो प्रत्यायोजित विधान है इसके बारे में। और संविधान के आर्टिकल इसमें है 312 में, और इसमें राज्यसभा को 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवा की एक नई शाखा सृजित करने का अधिकार देता है ये आर्टिकल। और विधान बनाने की कुछ शक्तियां हैं वो अखिल भारतीय सेवा के नए नियोक्ता को सौंपी जाएंगी। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन। इसमें यहाँ पर देखना आरंभिक से इसमें कालानुक्रम देखना है, जैसे वन्य जीवों की जो प्रवासी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण पर कन्वेंशन, इसको CMS और बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1983 का है, 1983 का। और जो पारे का है, पारा जो जापान में पारे की विषाक्तता के 2013 में था, ये जो मछलियों से रिलेटेड था। और ओजोन ये संरक्षण ये तो पता ही होगा, ये 1985 में। और 1987 में जो आया था वो वियना कन्वेंशन तो 1985 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और 1989 में वो लागू भी हो गया था। ये है यहाँ पर जो वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। इसमें आगे जैसे दीर्घकालिक कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम, ये 2001 में जो DDT होता है और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफ्लाइंस, इसके बारे में जो भी रसायन होते हैं ये 2001 का है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें एक के बाद है यहाँ पर 3, एक के बाद यहाँ पर एक के बाद 3, किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 25, इसमें हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के वैज्ञानिकों ने पहली बार एक एकल परमाणु का एक्सरे किया। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, इसमें सही नहीं है ये पहला ऑप्शन। इसमें ओहियो विश्वविद्यालय, ये जो शिकागो के द्वारा किया गया, ना कि यहाँ पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है एक्सरे का तरंगदैर्ध्य विस्तार परमाणु के आकार के समान है। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, जो एक्सरे का तरंगदैर्ध्य विस्तार है वो परमाणु के आकार के समान होता है। तीसरा, वैज्ञानिकों ने आयरन और टर्बियम के एक परमाणु का चित्र लेने के लिए सिंक्रोट्रॉन एक्सरे स्क्रीनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी पद्धति का उपयोग किया है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, 2 ऑप्शन इसके ठीक हैं, तो बी आंसर इसका करेक्ट है, बी ठीक है। नेक्स्ट है 26 में त्रिपक्षीय, यहाँ पर है त्रिपक्षीय जो रेपो लेन देन प्रणाली है ट्रैप्स, एक मुद्रा बाजार प्लेटफॉर्म है। इसे क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो लेन देन के लिए परिचालित किया जाता है, जिसमें एक तीसरे पक्ष का एजेंट संपार्श्विक और निपटान का प्रबंधन करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी ट्रैप्स में भागीदारी के पात्र हैं। इसमें यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी होते हैं, सहकारी बैंक भी होते हैं, म्यूचुअल फंड भी होता है और बीमा कंपनियां भी होती हैं, पेमेंट बैंक भी होते हैं, लघु वित्त बैंक भी होते हैं, पेंशन और भविष्य निधि भी होते हैं, कारपोरेट्स भी होते हैं, जो NBFCs होती हैं। NBFCs पे पहले क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसमें चारों ही शामिल होते हैं, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 27 वस्तु एवं सेवा कर जो GST परिषद के संदर्भ में देखना है। इसमें यहाँ पर है 2016 में जो 100वां संविधान संशोधन है वो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। जो कुछ लैंड सौंपी गई थी बांग्लादेश को, उससे संबंधित है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है परिषद की कार्रवाई में केंद्र सरकार के मत का सभी राज्यों के मतों के बराबर अधिमान होता है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसमें इसके समान नहीं होता है। जो केंद्र सरकार के मत होंगे
कुल मतों का 1/3 अधिमान माना जाता है और जो 2/3 होता है वो सभी राज्यों के मतों के कुल अधिमान के बराबर होता है। 1/3 होगा केंद्र सरकार का और 2/3 जो होगा वो सभी राज्य सरकारों का होगा। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, ना तो 1 ना ही 2। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 28 है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर इसमें देखें, जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है इसको 2001 में शुरू किया गया था। 2001 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को यहाँ पर ये चतुर्भुज बनाती है, जो क्वाड्रिलेटरल है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पर दिल्ली और यहाँ पर मुंबई हो गया और फिर यहाँ पर चेन्नई जो पड़ जाता है ऐसे और फिर यहाँ पर कोलकाता, इससे ऐसे क्वाड्रिलेटरल ये बन जाता है। इसको 2001 में शुरू किया गया था, ये 2001 में। और किसान क्रेडिट जो कार्ड KCC है इसको शुरू किया गया था यहाँ पर किसान क्रेडिट 1998 में, इसको 1998 में शुरू किया गया था। और यहाँ पर जो KCC है इसका उद्देश्य भारतीय किसानों के लिए ऋण की पहुंच में सुधार के लिए था और यह योजना नाबार्ड है इसके द्वारा शुरू की गई पहल थी ये। और इसका उद्देश्य फसल उत्पादन और संबंधित गतिविधियों के लिए समय पर पर्याप्त ऋण प्रदान किया जाए, ये था। और यहाँ पर तीसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको शुरू किया गया था 1992 में और यहाँ पर ये अप्रैल 1993 में सेबी द्वारा एक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में इसको मान्यता भी दी गई थी। और 1994 में इसका जो परिचालन है NSE का वो भी शुरू कर दिया गया था 1992 में, 1992। अब इसमें देखा जाए तो सबसे पहला यहाँ पर तीसरा NSE, यहाँ पर 3, 2, 1 सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है 29, 18वीं शताब्दी के जो सन्यासी फकीर विद्रोह है उसके संदर्भ में देखना है। ये 1763 से 1800 के बीच हुआ था और ये उत्तर बंगाल और बिहार के आसपास क्षेत्रों में हुआ था, जो सन्यासी फकीर विद्रोह है। इसमें पहला ऑप्शन है सन्यासी 10 नामी समूह के वंशज थे जो शंकराचार्य के अनुयायी थे। पहला ऑप्शन ठीक है, यह भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों द्वारा किया गया एक संयुक्त सशस्त्र प्रतिरोध था। ठीक है, सन्यासी धार्मिक भिक्षु है होने के अतिरिक्त व्यापारी, साहूकार और भाड़े के सैनिक के रूप में काम करते थे। ठीक है, इसमें चौथा है उन्होंने पारंपरिक रूप से उन्हें प्राप्त लाभों जैसे कि कर मुक्त, भूमि मुक्त आवागमन को वापस लेने के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, इसमें चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 30 में है यह एक उच्च तुंगता वाली आर्द्रभूमि है और काली गर्दन वाले सारस हैं वो यहाँ पर प्रजनन करते हैं। इस स्थल पर शीत मरुस्थल परिस्थितियाँ होती हैं। यहाँ वर्ष के अधिकांश शीत मरुस्थल है। अब ये पता चल जाएगा शीत मरुस्थल यहाँ पर ऊपर ही होगा, लद्दाख के आसपास होगा। यहाँ पर 0 से नीचे जो तापमान होगा अधिकांश वर्ष के अधिकांश समय जो तापमान है वो 0 से नीचे ही होता है। यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है जैसे कि यहाँ पर पश्चिमी घाट है, इधर से यहाँ पर हवा आ रही है लेकिन यहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट ये हवा रोक लेंगे तो यहाँ पर जो क्षेत्र होगा उसमें बारिश नहीं होगी, वही वृष्टि छाया क्षेत्र उसी को ही बोलते हैं। और ये अवस्थित है, यह देश की सबसे शुष्क आर्द्र भूमियों से एक है। तो इसमें जो बात की गई है ना, ये की गई है तसोकार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स की। तो इसमें जो आंसर है ये सी ऑप्शन करेक्ट है। इसकी अवस्थिति है लद्दाख भारत में और ये रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट है 31 में है निम्नलिखित विशेषताओं में से कितनी मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं मैंग्रोव में पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें पता चल जाएगा जो निम्न जैव विविधता है, ये कॉमन सेंस का एकदम। यहाँ पर जब मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है तो ऐसा तो नहीं है निम्न जैव विविधता पाई जाएगी। यहाँ पर मछलियाँ भी पाई जाती है, पक्षी भी, केकड़े भी पाए जाएंगे और भी बहुत अन्य प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाएंगे और वनस्पतियाँ तो पाई जाएंगे। तो चौथा ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा ऐसे ही। अब यहाँ पर ये पहला ठीक है, ये भी ठीक है और लवणीय जलक्रांत, क्योंकि लवणीय जल होता है तो इसमें तीसरा ऑप्शन ठीक है। 31 का सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है
32 किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के निवेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखने हैं कितने कथन यहाँ पर सही हैं। पहला ऑप्शन है प्रेरित निवेश आय के स्तरों और आर्थिक गतिविधि के साथ परिवर्तित होते हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, स्वायत्त निवेश आय, और जो पॉजिटिव सेंटेंस लगे कि हाँ ये पॉजिटिव सेंटेंस है वो भी करेक्ट ही होता है। स्वायत्त निवेश आय और आर्थिक उतार चढ़ावों से स्वतंत्र होते हैं। जो स्वायत्त निवेश होता है, जो स्वायत्त निवेश होगा ये उतार चढ़ाव जो होंगे उससे स्वतंत्र होते हैं। अब निवेश जो आर्थिक विकास के केंद्र में निहित होता है, जो समृद्धि की गति, दिशा और सततता को प्रभावित करता है। प्रभाव निवेश, जो प्रभाव निवेश का उद्देश्य वित्तीय प्रतिफल के साथ साथ सकारात्मक सामाजिक या पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करना होता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो प्रभाव निवेश होगा ये सामाजिक और पर्यावरणीय जो प्रभाव होगा उसको करने के लिए इसके दोहरे उद्देश्य से किया जाता है। इसमें तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो इसका आंसर यहाँ पर सभी तीनों ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 33, भारत में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की पहलों में से देखना है इसमें कौन से कथन सही है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र जो उद्यम है CPSCs हैं, इसके द्वारा की जाने वाले वार्षिक खरीद का 50% महिलाओं के स्वामित्व वाले MSMEs के लिए आरक्षित है। इसमें 50% नहीं है, जबकि ये 3% है। यहाँ पर जो MSMEs है उसके लिए 3% है, ना कि 50%। दूसरा ऑप्शन है इसमें सिडबी, यहाँ पर सिडबी द्वारा इसका जो सिडबी है इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स जो FFS है इसका 10% अनन्य रूप से मतलब कि एकमात्र महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है भारतीय पेटेंट अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कम से कम एक आवेदक महिला है तो पेटेंट आवेदन का शीघ्र जो जांच होगी वो शीघ्र की जाएगी। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, 2 और 3 ऑप्शन ठीक है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 34, इसमें यहाँ पर विवर्तनिक प्लेटें और इनकी यहाँ पर दी हुई है अवस्थिति, यहाँ पर कहाँ पर ये स्थित है वो देखना है। इसमें पहला है मैक्वेरी तस्मानिया के दक्षिण में स्थित है। जो माइक्रोप्लेट, ये माइक्रोप्लेट है और ये तस्मानिया के दक्षिण में स्थित है, पहला ऑप्शन ठीक है। कैप्रिकॉर्न, जो कैप्रिकॉर्न है ये यहाँ पर ये है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी। और पोन्स, जो पोन्स है ये यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में स्थित नहीं है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, तीसरा ऑप्शन गलत है, ये दक्षिणी चीन सागर में नहीं है। और ये है यहाँ पर यूरेशियन प्लेट, फिलीपीन सागर प्लेट और विभिन्न जो सूक्ष्म खंड है माइक्रो ब्लॉक, इसके बीच परस्पर क्रिया होती है इसकी, इसी को ही यहाँ पर स्थित है, ना कि दक्षिण चीन सागर में। तो पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 35, इसमें यहाँ पर पद दिए हुए हैं और यहाँ पर इसमें विवरण भी। इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं 2003 के आसपास। जैसे आइसोहेलाइन, जो आइसोहेलाइन है, हेलाइन मतलब लवणता, ये जहाँ पर समान लवणता होगी, जैसे कि यहाँ पर समान लवणता है, जैसे कि 230 है, यहाँ पर भी 230 है, इस तरीके से। आइसोहाइट, जो आइसोहाइट है ना, हाइट मतलब जैसे बढ़ती जा रही है, तो मतलब समान वर्षा के लिए है। और आइसोहेल ये समान सूर्य प्रकाश के लिए, तो दोनों इस तरीके से है, तो पहला ऑप्शन ही इसमें ठीक है, ए आंसर इसका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट है 36, समुद्री घास के संदर्भ में देखना है। समुद्री घास यहाँ पर कितने कथन यहाँ पर सही हैं। समुद्री घास पुष्पी समुद्री पादप है जो उथले तटीय जल में उगते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ समुद्री घास नहीं पाई जाती, ये ऑप्शन भी ठीक है, यहाँ पर समुद्री घास नहीं पाई जाती है। समुद्री घास अलैंगिक क्लोनल वृद्धि और लैंगिक दोनों के माध्यम से ये जनन कर सकती है, तो इसमें तीनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 37, इसमें प्राथमिक बाजार और द्वितीयक जो बाजार होते हैं इससे भी पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिसे प्राथमिक बाजार होता है वो सरकारों के द्वारा जो प्रतिभूतियों के पहली बार निर्गम
किया जाता है, निर्गम मतलब जारी किया जाता है, उसी को ही बोला जाता है। और ये पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है और सीधे निवेशकों से पूंजी जुटाता है। जो आईपी होता है, आरंभिक सार्वजनिक निर्गम जो होता है, निर्गम मतलब कि जारी करना, ये होता है जैसे कि कोई कंपनी है पहली बार जनता को अपने शेयरों की पेशकश करती है, वो होगा। अब इसमें यहाँ पर खुदरा निवेशक जो होते हैं प्राथमिक बाजार के माध्यम से आरंभिक आईपीओस में भागीदारी नहीं कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। राइट्स इशू, जो राइट्स इशू हैं, राइट्स इशू जैसे कि शेयर मौजूदा शेयर धारक होते हैं उन पर छूट दी जाती है, जो राइट्स इशू होते हैं। और पूंजी जुटाने का ये एकमात्र एक तरीका होता है, जो पूंजी जुटाने का एक तरीका होता है। इशू जरूर जारी किए जाते हैं इसमें कि पूंजी जुटानी है, तो उसमें यहाँ पर जैसे कि 1,000 के जो भी हैं राइट्स इशू बना दिए जाएंगे और इसमें पूंजी लेने के लिए शामिल किया जाता है। आवंटन प्राथमिक बाजार परिचालन का हिस्सा है, दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। एक तो अधिमानी आवंटन जो होगा, ये भी यहाँ पर विशिष्ट समूह होता है, जो निवेशक होंगे उनको पहले से जो तय कीमत होती है उस पर जारी किया जाता है। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 38 है संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में देखना है और इसमें को कितने कथन यहाँ पर सही हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन है यह विवादित विधेयक लोकसभा के विघटन के कारण पहले ही, जब लोकसभा का विघटन हो गया था और उससे पहले ही ऐसा विधेयक जो व्यपगत हो गया, मतलब कि वो व्यपगत हो गया, अब नहीं रहा है वो, तो संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब जो विधेयक था वो पहले से पहले व्यपगत हो गया, अब नहीं रहा है वो, तो उस पर नहीं बुलाई जाएगी यहाँ पर संयुक्त बैठक। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के सभापति। अब यहाँ पर देख लेना है, ये सभापति की बात की गई है, उपसभापति की बात की गई है, क्योंकि जब लोकसभा इसमें संयुक्त बैठक होती है तो इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगर ये भी अनुपस्थित होते हैं तो उसमें उपाध्यक्ष करेंगे। अगर ये भी अनुपस्थित होते हैं तो उसमें राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, ना कि सभापति करते हैं। राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं, वो नहीं करते, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। अब दूसरे ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखें तो आंसर निकल रहा है एलिमिनेशन से, तो यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 39, इसमें यहाँ पर देखना है कितनी पहलों को भारत द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है GCP, इसको 2023 में ही शुरू किया गया, यहाँ पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दौरान। तो इस पहला ऑप्शन तो ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो IBCA है, इसको भी यहाँ पर जो बिग कैट होती है ना उसके लिए 2023 में इसको शुरू किया गया था। ये भारत की एक भारतीय पहल है ये भी। और तीसरा है 1 ट्रिलियन, ये इंपॉर्टेंट है, जो 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव है, ये WEF के द्वारा शुरू किया गया और ये वैश्विक एक पहल है। चौथा ऑप्शन है हाई एम्पियन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, ये भी भारतीय के द्वारा इसको शुरू नहीं किया गया है, ये 30x30 के इसको नाम से जाना जाता है। और कोस्टा रिका और फ्रांस द्वारा COP25 2019 में इसको शुरू किया गया था और ये वैश्विक पहल है। हाई एम्पियन कोएलिशन फॉर नेचर 30x30, ऐसे भी पूछा जा सकता है। 30x30 का मतलब है 2030 तक और विश्व की 30%, 2030 तक और विश्व की 30% भूमि और महासागरों का संरक्षण करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये आ सकता है अलग से भी। तो दो को ही इसमें शुरू किया गया भारतीय के द्वारा, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 में यहाँ पर GST से रिलेटेड दिया हुआ है। इसमें GST से किसको हालिया निर्णयों के अनुसार छूट दी गई है। अब देखो जो फोर्टिफाइड राइस कर्नेल है इसको तो दी नहीं गई है, इसमें यहाँ पर 5% अब घटाकर इसमें 5% दी गई है, लेकिन पूरी तरीके से छूट नहीं दी गई है, इसमें 5% कर दिया गया है घटाकर। यहाँ पर जीन थेरेपी को छूट दी गई है और बैंकों द्वारा वसूल किए जाने वाले दंडात्मक जो भी शुल्क होता है जैसे कि NPS वगैरह होते हैं, इसमें यहाँ पर छूट दी गई है। तो इसमें दूसरा भी और तीसरा भी सही है, 2 और 3 डी में आ रहा है, डी आंसर इसमें करेक्ट है।